वक्त हो चला है अब राजधानी एक्सप्रेस में सवार होकर खबरों के तेज तरार अंदाज को आप तक पहुंचाने का। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस का ये खास बुलेटिन, जिसमें सबसे पहले बात इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ को लेकर के। दरअसल सीएम विकास योजना का इस दौरान शिलान्यास करेंगे, साथ ही लोकार्पण भी होगा। रेस्क्यू और पुनर्वास वाहन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और इस दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। सीएम धामी रेस्क्यू और पुनर्वास वाहन का फ्लैग ऑफ भी करते नजर आएंगे। तो यानी उत्तराखंड के लिहाज से ये बड़ी खबर, विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। रेस्क्यू और पुनर्वास वाहन को भी हरी झंडी यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाएंगे। तो वहीं व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ भी किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन जो है उसे चार्जिंग स्टेशन वहाँ पर उनका उद्घाटन होगा। विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। तो वहीं रेस्क्यू और पुनर्वास वाहन को भी इस दौरान हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर के ये बड़ी जानकारी सीएम के आज के इस कार्यक्रम में कई अहम और महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उसका शुभारंभ और लोकार्पण होना है, जिसमें चार्जिंग स्टेशन जो है वो भी यहाँ पर उसका भी शुभारंभ एक तरीके से होगा। और ख़ास बात ये भी है कि इलेक्ट्रिक वाहन अगर कहीं चलते हैं तो उससे देश में जो प्रदूषण है, ओजोन लेयर जो इस लगातार एटमॉस्फेयर में ख़राब हो रही है, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित हम रख पाएंगे। कार्बन उत्सर्जन हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकेंगे। इन सब को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल डीजल की खपत भी कम होगी, साथ ही एटमॉस्फेयर यानी वातावरण भी शुद्ध बना रहेगा। और इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशन किया जाए, यानी उन्हें तैयार करके चला जाए, क्योंकि इनसे सुविधा भी है और साफ तौर पर सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है, सुविधा भी रहती है और एक कम और सस्ता आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल जाती है। पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़े अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी, जिसका असर देखने को मिला, कच्चे तेल का असर देखने को मिला। तो अगर इस तरीके के स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाते हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है तो ये वाकई एक अच्छी स्थिति में भारत को अग्रणी बनाता है बाकी देशों के मुकाबले। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ने सीएम को पत्र लिखा है। महामंडलेश्वर ने सीएम धामी को खून से यह पत्र लिखा है। धर्म संसद की अनुमति नहीं मिलने पर यह पत्र लिखा, अपनी नाराजगी व्यक्त की है। हरिद्वार से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ने सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को खून से चिट्ठी लिखी है। हरिद्वार में 3 दिवसीय धर्म संसद की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी। साथ ही अधिकारियों ने महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद से बदतमीजी भी की थी, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि अब प्रयागराज महाकुंभ में जाकर धर्म संसद की जाएगी। जब तक हम सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक हम नहीं रुकेंगे। तो अपनी नाराजगी भी यहां पर व्यक्त की गई है। महामंडलेश्वर ने सीएम धामी को पत्र लिखा है। धर्म संसद की जब अनुमति नहीं मिली तो उससे कहीं ना कहीं नाराज होते हुए उन्होंने ये पत्र लिखा है। तो साफ तौर पर महामंडलेश्वर ने सीएम धामी को ये चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी को खून से लिखा गया है। दरअसल धर्म संसद लगाने की 3 दिन की अनुमति मांगी गई थी, जिसको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इस बात से नाराज थे महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के, जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये चिट्ठी लिखी।
और ये तक कहा है। संजय पुंडीर भी हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। संजय, खून से पत्र लिखना पड़ा है, ये सब पूरा क्या प्रकरण सामने आ रहा है? कितने दिनों की इजाजत मांगी थी और किसने बदसलूकी उनके साथ की? अब देखिए, हिंदू धर्म के अस्तित्व की रक्षा के लिए समय समय पर संतों के द्वारा आवाज उठाई गई है। इस बार भी संतों ने 3 दिवसीय धर्म संसद लगाने का एक निर्णय लिया था और प्रशासन ने अनुमति मांगी थी। उसके बाद उस अनुमति को इनकार करते हुए प्रशासन ने कहा है कि इस तरह यहाँ पर धर्म संसद नहीं लगेगा और उस परमिशन को होने नहीं दिया है। इसके बाद जुना अखाड़े के जो महामंडलेश्वर है, उन्होंने कहा है कि प्रशासन के द्वारा यह गलत किया गया है और उसी को लेकर अब उन्होंने सीएम धामी को पत्र लिखा है कि जो प्रशासन की तानाशाही है वो नहीं चलेगी, सनातन वैदिक राष्ट्र है जो वो बनाया जाएगा और जब तक नहीं बनने देते तब तक इस तरह ही आवाज उठाई जाएगी। हालांकि यहाँ पर इन्होंने हवन यज्ञ भी किया है और यति नरसिंहानंद महाराज ने कहा है कि अब यह धर्म संसद प्रयागराज में लगाया जाएगा। वहीं पे हिंदू धर्म के जो अस्तित्व की रक्षा है उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जी संजय, कब से कब तक की ये इजाजत मांगी गई थी और प्रशासन ने क्या कहकर ये इजाजत से डिनाय कर दिया? देखिए, बीते वर्ष भी धर्म संसद लगाया गया था और जिस तरह से उस धर्म संसद में कई तरह के आपत्तिजनक बयान भी कहे थे जो कहीं ना कहीं समाज में सही नहीं है, उसी को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ इस बार अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि 19 से 21 दिसंबर तक होना था, यानी 3 दिवसीय धर्म संसद यहाँ पर लगाने की बात कही जा रही थी और अब जो महामंडलेश्वर है उन्होंने कहा है कि एक यात्रा भी निकाली जाएगी, सूर्य यात्रा निकाली जाएगी और उसके द्वारा ही हम लगातार ही जो धर्म की रक्षा हो सके इन मुद्दों को उठाएंगे और लगातार ही इस तरह के जो धर्म संसद है वो कहीं ना कहीं अब प्रयागराज में लगाने की बात कही जा रही है। जी, क्या इसके लेकर के प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया है जो आरोप उन पर लग रहे हैं? साफ तौर पर कहा है कि जब धर्म संसद होती है तो गैर समुदाय के लिए भी कई आपत्तिजनक शब्द कहे जाते हैं, तो यही वजह है कि इस बार धर्म संसद को मना कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर जो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद है उनका ये भी आरोप है कि प्रशासन ने जिस तरह से बदसलूकी और बदतमीजी की है ये सही नहीं है। यही वजह कि उन्हें अब अपने खून से सीएम धामी को पत्र लिखना पड़ा। जी संजय, इस धर्म संसद में कितने लोगों को जुटाने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, अगर बीते वर्ष की बात की जाए तो बीते वर्ष हमने देखा है कि हजारों जो साधु संत थे देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे थे और हिंदू धर्म के अस्तित्व की रक्षा के लिए कई मुद्दों पर यहाँ बैठक भी की है और हरिद्वार के ही नहीं अन्य राज्यों से भी यहाँ जो धर्म गुरु है वो यहाँ पर पहुंचे थे। यानी कह सकते हैं कि समय समय पर इस तरह के जो संसद है वो लगाए जाते हैं और जो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद है उनका यही कहना है कि हम अपनी आवाज को कम होने नहीं देंगे, जब तक वैदिक राष्ट्र नहीं बनाया जाता तब तक हम इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे और रक्षा के लिए तमाम यात्रा भी निकालेंगे और प्रशासन ने जिस तरह बदसलूकी की है उसको लेकर के यहाँ सीएम धामी को पत्र लिखा। देखते हैं कि किस तरह से आगे की रणनीति होती है और आगे किस तरह से संतों को अनुमति यहाँ पर दी जाती है। जी संजय, लंबे समय से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जब पिछली बार भी धर्म संसद हुई तो उस पर भी कई बयान ऐसे देखने को मिले जो मुद्दा बन गए थे और इस बार तो खून से चिट्ठी लिखी गई है, कहीं यही मुद्दा ना बन जाए? बिल्कुल, जिस तरह से यति नरसिंहानंद महाराज ने खून से पत्र लिखा और उस पत्र में साफ कहा है कि हरिद्वार प्रशासन तानाशाही कर रहा है और अपने धर्म के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? यानी जिस तरह से उनकी अनुमति को मना कर दिया गया है उसी संबंध में यहाँ सीएम धामी को पत्र लिखा है और उनका यही कहना है कि लगातार ही इस तरह की आवाज हम उठाते रहेंगे। हालांकि प्रशासन ने कहा कि बीते वर्ष जिस तरह से धर्म संसद हुआ था और कई संतों पर मुकदमे भी हुए थे उस तरह की स्थिति न बने, यही वजह है कि इस बार संसद को अनुमति नहीं दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। बाबा हाटी योगी ने भेजा है अखाड़ा परिषद को नोटिस। 13 अखाड़ों के बीच समन्वय बनाने की मांग की गई है। महाकुंभ को लेकर समन्वय बनाने की मांग की गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हाटी योगी ने मौजूदा संचालित दोनों अखाड़ा परिषदों के अध्यक्षों को नोटिस भेजा। दरअसल इसमें कहा गया है बाबा हाटी योगी ने नोटिस के जरिए सभी 13 अखाड़ों के बीच समन्वय बनाने की मांग की। रामानंद आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में अखाड़ा परिषद 2 भागों में विभाजित है, जिससे संत समाज की छवि धूमिल हो रही है।
बाबा हठयोगी ने अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी और श्री महंत रविंद्र पुरी से आग्रह किया कि प्रयागराज महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सभी 13 अखाड़ों की बैठक बुलाकर विधिवत चुनाव कराकर नई अखाड़ा परिषद का गठन किया जाए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों को जो नोटिस प्रेषित किया गया है वो इसलिए किया गया है कि ये दोनों अखाड़ा परिषद भंग हो और नए 13 ही अखाड़ों की सर्वसम्मति से चुनाव हो, क्योंकि इसके कारण समाज में बड़ी आम जनता में संतों की छवि धूमिल हो रही है और कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लालची और लोभी इसके सत्ता के लोभ में आके इस तरह का कार्य करने के लिए कर रहे हैं। हरिद्वार लौटे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। शीतकालीन 4 धाम यात्रा के बाद वो लौटे हैं। शंकराचार्य चारों धामों के गद्य के दर्शन करने के लिए गए हुए थे और इस दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शीतकालीन 4 धाम यात्रा पर गए थे। उन्होंने हरिद्वार वापसी पर सभी को चारों धाम के गद्य स्थल पर जाकर दर्शन करने का संदेश भी इस दौरान दिया। देर शाम चंडी घाट के नमामि गंगे घाट पर पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ठंड के मौसम में पहाड़ों पर मैदानों की अपेक्षा गर्मी होती है, लिहाजा लोगों को शीतकाल में हिमालय पर जाना चाहिए। बढ़िया, इतनी सुंदर यात्रा ग्रीष्मकाल में भी नहीं हो पाती है। हमने तो ग्रीष्मकाल की यात्राएं भी कई बार की हैं, शीतकाल भी की है, लेकिन ये जो यात्रा अभी भगवती की कृपा से संपन्न हुई है, बहुत आनंद आया, बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हुई, प्राप्त हुई। और जो हमारे साथ लोग गए थे, लगभग 100 से अधिक 10 प्रदेशों के लोग, उन लोगों से भी हमने आज पूरी यात्रा हो जाने के बाद सवेरे पूछा, तो उन सबके भी अनुभव बहुत ही विलक्षण है और बहुत आनंद सबको उपलब्ध हुआ है। लक्सर निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी पर्यवेक्षकों ने दावेदारों से इस दौरान रायशुमारी की है। हाईकमान को रिपोर्ट भी सौंपेगी भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक सौंपेंगे। तो वहीं लक्सर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और इस दौरान प्रत्याशी तय करने को लेकर बीजेपी पर्यवेक्षकों ने दावेदारों के साथ रायशुमारी भी की, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक हाईकमान को ये रिपोर्ट सौंपेंगे। पार्टी के पर्यवेक्षक रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, ऋषिकेश की पूर्व मेयर अनीता ममगई और प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने लक्सर पहुंचकर अध्यक्ष पद और सभासदों के दावेदारों से एक एक करके बंद कमरे में रायशुमारी भी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी वहां देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और जहां एक और हमारे पूरे देश में इस समय संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं और अगले वर्ष के प्रारंभ में हमें नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, वहीं हमारे क्षेत्र में स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं और लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते प्रत्येक क्षण हम अपने निचले स्तर के कार्य तक की पूरी राय लेते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। आज 80 लोग अपेक्षित थे यहाँ पर अपनी राय देने के लिए, अपने जो हमारी सूची बनी थी, और उसमें से अधिकांश ने अपनी राय दी है और सबकी राय यही है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल को हम विजयी बनाकर दोबारा बोर्ड का गठन करेंगे, अधिक से अधिक पार्षदों को, सभासदों को हम यहाँ से जिता कर। बहुत अच्छी राय शुमारी यहाँ पे हुई है, अध्यक्ष के लिए भी और वार्ड सभासदों के लिए भी, और जितने भी नाम आए हैं, जितने भी राय शुमारी में जो भी क्राइटेरिया में हमारे पदाधिकारी थे, बहुत अच्छी बात यह रही कि सभी ने अपनी राय तो दी, लेकिन साथ में सभी ने एकजुट एक स्वर में कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम सभी मिलकर अपने नगर पालिका अध्यक्ष को भी और अपने सभासदों को भी जिताएंगे और अपने बोर्ड का गठन करेंगे। बहुत अच्छे नाम यहाँ पर महिलाओं के भी आए हैं, जिसमें कि चेयरमैन के लिए भी काफी महिलाओं के नाम आए हैं। बड़ी खुशी हुई इसमें कि हमारे हर बूथ से लेके और बड़े स्तर तक भी हमारी मातृशक्ति भी बड़ी कतार में है और योग्य हमारे मातृशक्ति भी, चाहे उसमें चेयरमैन के लिए हो चाहे पार्षदों के लिए, हमारी मातृशक्ति भी उसमें योग्य है।
नगर पालिका लक्सर अध्यक्ष पद के लिए और सभासदों के लिए आज रायशुमारी ली गई, जिसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय गोयल जी और हमारी मेयर ऋषिकेश अनिता ममगई जी उपस्थित थी। हम सब लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से रायशुमारी करी और सभी ने अपनी अपनी राय दी और पार्टी के प्रति सबने अपना विश्वास जताया और सभी ने जो है खूब जोर शोर से चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और मैं सोचता हूँ कि डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर चलेगी। देहरादून में कौथिग 2024 का आयोजन हुआ, जिसमें गुरमीत कौर ने महोत्सव का उद्घाटन किया है। महोत्सव में स्टॉलों का जायजा भी उन्होंने लिया है। देहरादून के ओल्ड मसूरी रोड में कस्तूरी विंटर कौथिग 2024 का यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रथम महिला गुरमीत कौर ने प्रतिभाग कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने महोत्सव में लगे विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण भी इस दौरान किया। साथ ही कहा कि यह महोत्सव उत्तराखंड की लोक संस्कृति, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। तो जो है वो उन लोगों को गांव से ला के अपना एक प्लेटफॉर्म देना है जिसमें कि वो अपना सामान को शोकेस कर सकते हैं। इतनी मेहनत करते हैं। हमारी इंडिया में सबसे बड़ी कमी है पैकेजिंग की और प्लेस टू शो देयर प्रोडक्ट। बट इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, सोशल कॉज पे काम किया है कि उन लोगों को गांव-गांव से बुलाया है और स्पेस दिया है कि जहां वो अपना सामान को शो कर सके। हरिद्वार में नारकोटिक्स का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने शराय ज्वालापुर में रेड की है। 3 मेडिकल स्टोर बंद करवा दिए हैं। तो वहीं नाबालिग करते थे इस पे काम। हरिद्वार में नारकोटिक्स का ये ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सराय ज्वालापुर में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रेड की, जिसके बाद अवैध मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देश पर इस कार्रवाई में 12 मेडिकल स्टोर की जांच की गई, जिनमें से 3 स्टोर्स को अनियमितताओं के चलते तुरंत बंद कराया गया। एक स्टोर पर 12 साल नाबालिग भी काम करता पाया गया। छापेमारी के दौरान कई संचालक अपनी दुकानें बंद कर भाग खड़े हुए, जबकि कुछ को कड़ी चेतावनी भी दी गई। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने साफ कहा है कि नशे की दवाइयों की बिक्री और मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में डीएम कर्मेंद्र सिंह ने दाबकी महेश्वरी के जनता दरबार में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इसमें सबसे ज्यादा समस्याएं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर मिली हैं। डीएम ने पुलिस फोर्स के 7 अवैध कब्जे हटाकर उनमें खड़ी फसल नीलाम करने के आदेश दिए हैं। जनता दरबार में पहुंचे डीएम कर्मेंद्र सिंह को बताया गया कि दाबकी महेश्वरी गांव में चकबंदी प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है। उन्होंने ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह और चकबंदी लेखपाल विपिन कुमार से चकबंदी में निकली सरकारी जमीनों के बारे में जानकारी भी इस दौरान ली। आपको बता दें कि उनको पता चला कि ज़्यादातर सरकारी ज़मीन पर और चक मार्गों पर स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा कर फसल बुआई कर दी। डीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस फोर्स के साथ कब्जे हटवाने और वहीं खड़ी फसल नीलाम कराकर पैसा सरकारी कोष में जमा कराने के भी आदेश दिए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत आज दाबकी कला ग्राम में भ्रमण लगा हुआ है। यहाँ पर आकर के लोगों की समस्याओं को सुना गया है। 36 लिखित शिकायतें आई हैं। बाकी विभाग वाइज लोगों से मौखिक शिकायतें भी सुनी गई हैं। कतिपय विभागों की अधिक शिकायतें आई हैं, जैसे कि रेवेन्यू से संबंधित शिकायतें हैं। चकबंदी से चूंकि गाँव भी बाहर आया हुआ है, चकबंदी से संबंधित शिकायतें हैं। रोड की पैमाइश की कुछ शिकायतें हैं। चारागाह की शिकायत है। इस प्रकार की शिकायतें हैं। इसके अलावा जो यहाँ पानी आ रहा है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टंकियाँ बनी है, बताया गया कि पानी ठीक नहीं आ रहा है, उसकी भी शिकायत आई है। उसकी भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। रुड़की के करौंदी गांव में गुलदार दिखा है। गुलदार का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। गुलदार के आतंक से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग कार्यालय का घेराव इस दौरान किया। रुड़की के करौंदी गांव में गुलदार देखने के बाद से लोगों में दहशत का माहौल बना।
जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। गुलदार ने आसपास के जंगल में कई दिनों से आतंक मचाया हुआ है। गुलदार के भय से किसान अपने खेतों पर भी जाने से कतरा रहे हैं। किसानों की सूचना के बाद भी वन विभाग में गुलदार को अब तक नहीं पकड़ा है, जिस कारण किसानों ने गुस्से में लगातार इसका विरोध कर रहे थे और साथ ही डर के माहौल के बीच किसानों ने रुड़की वन विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। और ना तो पानी आ रहा खेतों में, ना जाया जा रहा वहाँ, और भारी हो रहा काम। ये मर आएंगे दोस्तों, तो यहीं मर जाएंगे बारी, और जाते नहीं रात को भी घर पड़ेंगे, और मर गए ना कोई सा अड्डे होते नहीं होंगे। शिकायत करी तो वो दिया दे रखा, कई दिन हो गए तो देख लियो तो पर्चा ले रखा हमने, और कोई देख नहीं रहा। सवेरे पड़े लोग किसी ने पूछा भी नहीं, हाँ भाई क्या बात है क्या नहीं, भाई ना अपना ये काम हमारा काम नहीं है, हम कहीं ठल्ली करते। नहीं, इनकी बातों पर ध्यान भी दिया जा रहा, और इन्होंने पहले जो है हमें फोन के माध्यम से सूचना दी गई थी कि जी हमारे यहाँ गुलदार की जो उपस्थिति दिखाई दे रही, और जैसे ही हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, मेरे द्वारा से मौके का निरीक्षण किया गया, और मैं बार बार मौके पर गया हूँ। मैंने वहाँ के लोकल व्यक्तियों को, ढाबे वाले हैं जैसा, घर वालों को, उन्हें जो है अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं कि यदि इसकी उपस्थिति लगातार बनती है तो आप मुझे जानकारी देंगे, इसकी फुटेज वगैरह उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय खेल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुमाऊं में जोरों पर है राष्ट्रीय खेल की तैयारियां। कुमाऊं आयुक्त ने स्टेडियम का इस दौरान निरीक्षण भी किया है। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन होना है और इस दौरान हल्द्वानी में होने वाले करीब 8 खेल होने वाले हैं। तो दरअसल उत्तराखंड में जनवरी 2025 से होने जा रहे राष्ट्रीय खेल की तैयारियों को लेकर तेजी देखने को मिल रही है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में करीब 8 खेल होने हैं। यहाँ पर फुटबॉल, तैराकी, ट्रायथलॉन, बैडमिंटन समेत अन्य खेल होने हैं। महिला फुटबॉल मैच हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने स्टेडियम का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान खेल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान इंडोर गेम्स के अंदर लगने वाली लाइटिंग और स्विमिंग पूल में हीटिंग का काम किया जाना बाकी है, जिससे जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 2 वेन्यूज़ हैं गेम्स के, एक तो जिसको हम मिनी स्टेडियम कहते हैं और दूसरा जो हमारा ये मेन स्टेडियम है यहाँ पे, और कुल मिला के 8 इवेंट्स यहाँ पे होने हैं। मिनी स्टेडियम में जो विमेन फुटबॉल है वो होना है, उसकी तैयारियों को देखने आज मैं आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको डेली आप मॉनिटर करें। तो इसमें जो काम मुख्य तौर पे अभी बचते हैं, एक तो जो हमारे इंडोर वेन्यूज़ के जो हमारे गेम्स हैं उसके अंदर लाइटिंग का काम है, हीटिंग सिस्टम का काम है, स्विमिंग पूल में भी हीटिंग सिस्टम का काम है। यहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड है इसमें घास लग चुकी है, पवेलियन में पेंटिंग का काम है और बाकी जगहों पे भी पेंटिंग का हमारा बचा हुआ है। मिनी स्टेडियम की अगर बात करें तो वहाँ पे नए सिरे से जो घास लगाई जा रही है, क्योंकि जो घास पहले से विंटर्स में सर्वाइव नहीं करती है, वो वाला काम चल रहा है। टाइलिंग का काम चल रहा है और ग्रेनाइट स्लैब्स हमारे जो सिटिंग एरिया है उस पे लग रहे हैं और काम इनका शेड्यूल पे है। यद्यपि काफ़ी काम बाकी है और दिन रात काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है। उत्तराखंड में हुआ भयंकर लैंडस्लाइड। पिथौरागढ़ में भयंकर लैंडस्लाइड देखने को मिला है, जो कि भरभरा करके पहाड़ गिरता हुआ नजर आया। धरचूला तवाघाट नेशनल हाईवे पर दरका पहाड़ देखने को मिला। लैंडस्लाइड से यातायात ठप पड़ गया है। पहाड़ी दरकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतारें भी नजर आने लगी हैं। उत्तराखंड के धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे पर एक बड़ी घटना घटित हुई है, जब अचानक पहाड़ी दरकने से हाईवे पूरी तरह से बंद हो जाता है। इस हादसे के कारण दोनों और दर्जनों वाहन फंस गए हैं। गनीमत रही कि जिस समय पहाड़ी दरकी है उस समय कोई वाहन इस हिस्से में नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ी का मलबा 0 पॉइंट के पास गिरा है, जिससे नेशनल हाईवे की आवाजाही प्रभावित हो गई है। इस घटना के बाद सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए प्रशासन ने तत्काल टीमों को तैनात किया है। मलबा हटाने और सड़क को साफ करने का भी काम जारी है, लेकिन हाईवे की बहाली में समय लग सकता है और इस बीच फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।